अब बात करते हैं क्लास 12th की। खुश? ये सूरज क्या हो गया? खुश? आ जा इधर। पश्चिम से। सर मैं इसे आता हूँ। मेरे पास तो वैसे कुछ इसको पढ़ाने दे पहले। हाँ थोड़े से उधर की सीधा बैठा है ना। यस। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3। कौन सा? नियोजित विकास की राजनीति। सबसे पहले मेरे को ये बता, राजनीति क्या होती है? राजनीति वाद विवाद। हैं? वाद विवाद। वाद विवाद नहीं। एक मुद्दे पर दोनों पक्षों का वाद विवाद होना। सबसे पहले ये बता, राज क्या होता है? शासन। नीति यानी नीति यानी योजना। कहने का मतलब ये है कि एक राज्य को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं है ना। हाँ। राज्य को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं किसके अंतर्गत आएगी? राजनीति के अंतर्गत। हो गया याद? ठीक है। अब तेरी क्लास में मैं अगर आ गया गलती से एक आधों को खड़ा कर दिया तो है मारा के काम है। ऐसे उल्टे पुल्टे जवाब भी मिलेंगे या ऐसे लो आईक्यू के स्टूडेंट भी मिलेंगे, समझी ना। तो कहने का मतलब ये है कि किताब का अर्थ तो पता ही होना चाहिए कि नहीं। यस। अब लेसन का नाम दे रखा है नियोजित विकास की राजनीति। क्या दे रखा है? अच्छा, नियोजित विकास। उससे पहले हम बात करते हैं विकास की। विकास क्या होता है? विकास का मतलब देश का डेवलपमेंट करना, नई नई भौतिक सुविधाएं देश को देना, है ना। विभिन्न प्रकार की जो चीज़ें हैं वो देश को उपलब्ध कराना। ठीक है। अब विकास भी कभी कभी बहुत गति से होता है और कभी कभी होता ही नहीं। जिसे एक उदाहरण लेते हैं, किसी गांव में एक सरपंच है, ठीक है। उस सरपंच ने 2015 से 2020 तक अच्छे काम करवाए। अच्छी पक्की सड़कें बना दी, शमशान घाट अच्छे करवा दिए। उसके अलावा गांव में पानी की आपूर्ति व्यवस्थित करवा दी, बड़ी टंकी लगवा दी, प्याऊ बना दी, है ना। उसके अलावा लोगों की विभिन्न समस्याएं थी उनको हल कर दिया, है ना। तो बहुत अच्छा काम किया उसने। अगली बार उसको हटा के किसी और को लेके आ गए। यानी कि कहने का मतलब 2021 से 2025 तक अब वो साला बेवकूफ़ दारूडिया पैसे दे के वोट ले लिए हैं, खुद को आता जाता कुछ है नहीं, अशिक्षित, साइन भी किसी ने सिखाए होंगे कैसे करने। अब 2021 से 25 तक विकास की जो गति होगी उसको वो बिल्कुल धीमी हो जाएगी। ये तो अपन कह रहे हैं धीमी हो जाएगी, लेकिन ऐसे कहते हैं कि मिट्टी में मिल जाएगी। यानी कि जो विकास था उसकी पूरी वाट लग जाएगी। तो ये तूने देखा, फर्स्ट में जो सरपंच था उसने विकास ऐसे ग्रो कर रहा था, यानी कि डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो रहा था। लेकिन जैसे दीवार आया डाउन। तो इसके लिए हमने आगे शब्द ऐड कर दिया नियोजित। नियोजित में क्या होता है? पूरी प्लानिंग होती है, एक प्लानिंग के तहत विकास करना। अब विकास तो यदि हो जाएगा अच्छी बात है, लेकिन उस पर राजनीति भी तो होनी चाहिए। जैसे अभी अपने देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो अब विपक्ष कभी कभी उन पर सवाल उठाता है, भाई तुमने ये कैसे कर दिया, ये करने की जरूरत ही नहीं थी। ऐसे वाद विवाद होते ही नहीं होते। तो ये इसीलिए होते हैं कि पक्ष को बिल्कुल सही डायरेक्शन में लेके जाए। वो भी पहले विचार विमर्श करे, यार ये अपन काम तो कर रहे हैं लेकिन इससे जनता को फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। दूसरा, इसकी वैल्यू क्या रहेगी। कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है तो फिर विपक्ष सवाल उठाएगा। तो यानी कि पक्ष सोच समझ के काम करेगा। जिसकी सरकार होगी वो सोच समझ के काम करेगा कि ये काम करेंगे तो हाँ ये एक पॉजिटिव वे में जाएगा। ये हुआ नियोजन। गुड, आ जाओ। समझ में आई मेरी बात? तो अब लेसन का नाम एक साथ बोलता हूँ, नियोजित विकास की राजनीति। ऐसी राजनीति जिससे देश का एक फ्लो में डेवलपमेंट होता रहे, एक प्लानिंग के तहत की गई राजनीति। क्लियर बिल्कुल। अब बात करते हैं एक राजनीतिक फैसले और विकास। यानी कि कुछ राजनीतिक फैसले ऐसे होते हैं जो विकास को बढ़ावा देते हैं या डेवलपमेंट को बढ़ावा देते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, उड़ीसा का एक एग्जाम्पल है। कहाँ का है?
उड़ीसा का। उड़ीसा में जब सर्वे किया गया, क्या किया गया, सर्वे, तो पता चला कि वहाँ पर लौह अयस्क के भंडार हैं। किसके भंडार हैं? लौह अयस्क के भंडार हैं। अब बात इतनी सी थी कि उनको खोद के निकालना था। क्या करना था? खोद के निकालना था। तो फिर अंतरराष्ट्रीय इस्पात निर्माताओं ने, यानी कि जो इस्पात बनाते हैं, स्टील जो बनती है ना, स्टील, तो वो इस्पात का यूज़ विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाने में करते हैं ना। तो अब इस्पात निर्माता आए, सरकार के साथ मिले और इन्होंने क्या कर लिया, एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। और इस्पात निर्माता ये सोच रहे थे कि यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हमें भी बहुत सारा पैसा मिलेगा। सही बात है। और उसके अलावा दूसरी बात, सरकार ये सोच रही थी कि अगर यहाँ पे लौह अयस्क निकाला गया तो जनता को रोजगार मिल जाएगा, वो अपना मतलब हाँ अपने आजीविका अच्छे से चला पाएंगे, अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे और उस इलाके का अच्छा डेवलपमेंट कर पाएंगे। एक और उदाहरण बताता हूँ, अपने पास ही है दरीबा माइंस है। अब अपन तो बहुत दूर है ना, ज़्यादा पास नहीं है, लेकिन दरीबा माइंस के 15 किलोमीटर की रेंज में जितने भी लोग हैं ना खुश है, यानी कि उनको एक प्रॉपर जॉब मिली हुई है, परमानेंट, ठीक है, परमानेंट लगे हुए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। और उनके घर मकान देखेगी ना तो भी बहुत ही अच्छे और खूबसूरत मकान होंगे और वहाँ का डेवलपमेंट तेरे को बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि उस माइंस से खुलने से वहाँ के 10-15 किलोमीटर में जितने भी लोग हैं उन सबको एक रोजगार का अवसर मिल गया है, यानी कि वो वहाँ पर काम कर सकते हैं, यानी कि रोजगार मिल गया, अच्छी सैलरी मिल जाती है, उससे अपने परिवार का खुद का जीवन यापन कर लेते हैं। ये भी एक अच्छा उदाहरण है, यानी कि पढ़ाई को एक जीवन से जोड़ना सबसे अच्छी बात है। नहीं फोन रिकॉर्ड मेरी क्लास, समझी मेरी बात कि नहीं? यहाँ तक समझ में आई मेरी बात? लेकिन उड़ीसा के साथ एक दिक्कत थी, वो जो लौह अयस्क के भंडार मिले वो मिले आदिवासी क्षेत्र से। कहाँ से मिले? आदिवासी क्षेत्र से। अब आदिवासी लोग क्या डरते हैं, क्या होते हैं, डरते हैं। वो इस बात से डर रहे थे कि भाई यहाँ पे अगर इन्होंने उद्योग लगा दिया तो साले हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे। तो इसीलिए वो ये चाहते थे कि भाई हमको भी हमारे घर से विस्थापित नहीं होना पड़े और हमारे आजीविका हमसे नहीं छिने। इसीलिए वो कुल मिला के डर रहे थे कि भाई ये काम अगर चल गया तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। और वो अगर ज़्यादा ऐसा कुछ होता तो वो विरोध भी करते कि भाई ऐसा यहाँ पे मत करो, लेकिन उनको नहीं पता है कि इस एरिया का कितना बड़ा डेवलपमेंट हो जाएगा। इस बात से शायद वो अनभिज्ञ थे, उनको जानकारी नहीं थी, तभी वो ऐसा कर रहे होंगे। फिर बहुत सारे पर्यावरणविद होते हैं, यानी पर्यावरण का भला चाहने वाले, पेड़ कटेंगे, उद्योग लगेंगे, तो वो ऐसे सोचते हैं कि एक तो खुदाई करेंगे, दूसरा उद्योग लगेगा, इससे पर्यावरण प्रदूषित हो गई होगा। तो वो भी सोच रहे थे कि भाई यहाँ पे मत करो तुम ये काम, कहीं और कर ले, है ना। तो ये दिक्कत देखने को मिली। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है? अब इतनी घटना देख ली हमने, उड़ीसा में लौह अयस्क के भंडार मिल गए और ऐसे क्षेत्र में मिले जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं और वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि भाई हम यहाँ से हटे, ठीक है। दूसरा, पर्यावरण के जो भी संरक्षक है, पर्यावरणविद है, वो भी ये नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे ये काम शुरू हो। फिर ऐसी कंडीशन में क्या फैसला हो सकता है? पहली बात तो ये विद्वानों से पूछा गया, मतलब जो सबसे मतलब महान, जिसको ज्यादा मतलब ध्यान है ना, उसको विद्वानों से, यानी कि सबसे अच्छी बात ये है कि जो खनन में, यानी कि खनन से संबंधित मतलब विद्वान है, खनन से संबंधित बहुत सारा ज्ञान है, एक पर्यावरण से संबंधित बहुत सारा ज्ञान है, एक लोग अर्थशास्त्र से संबंधित ज़्यादा नॉलेज रखता है। तो इन सबको पकड़ के लाएं, यानी कि इन सबके विशेषज्ञों को पकड़ के लाएं और एक पैनल पे बिठा दें और फिर करें चर्चा, है ना। चर्चा करने से क्या होगा, सारे की जो प्रॉब्लम होगी वो आ जाएगी एक कागज़ पे, सब लिख देंगे कि भाई मेरी ये दिक्कत है, मेरी ये दिक्कत। फिर सोचेंगे कि अब फायदे का सौदा हो रहा है या नुकसान का, ठीक है। अगर इतना बड़ा डेवलपमेंट एरिया में होता है तो फायदे की बात ही होगी। थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, यानी कि उस जनता को, अगर जो आदिवासी लोग हैं उनको कहीं और जगह घर दे दिए जाए या उनको अच्छी सुविधाएं दे दी जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी,
ठीक है। और दूसरा, प्रदूषण को अंडर कंट्रोल रखेंगे, है ना। उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाएंगे, चिमनियाँ लगा देंगे, ऊंची लगाएंगे, या कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे जो प्रदूषण नहीं फैलाता है। तो ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो अब राजनीति के परिप्रेक्ष्य में वहाँ का जो जनप्रतिनिधि होता है उसका ये दायित्व बनता है कि वो उन लोगों की समस्याओं को सुने और सुनकर क्या करें, मतलब सरकार के तक पहुँचाए कि ये लोग ये चाहते हैं। जैसे बताता हूँ, अपने यहाँ जैसे अपने बीजेपी के जनप्रतिनिधि होते हैं, जैसे अपने बहुत सारे विधायक हो गए हैं, उसके अलावा सरपंच हो गए, बहुत चीज़ होते हैं ना। और तो ये जो सारे लोग होते हैं ये क्या करते हैं, कभी कभी आते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम में, यहाँ पे छोटे छोटे मोटे प्रोग्राम में आते हैं, फिर बोलते हैं आपके यहाँ क्या दिक्कत हो रही है, अच्छा ये कराना है क्या, ये कराना है क्या, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो यही कॉन्सेप्ट है। तो वो क्या करते हैं, आते हैं और जनता की भावनाओं से जुड़े रहते हैं, है ना। हालांकि कुछ ही लोगों से जुड़े रहते हैं, ऐसा भी देखा गया है अक्सर, लेकिन कुछ जो होते हैं जो सच में लोगों से जुड़े रहते हैं और वो लोगों का भला ही सोचते हैं, यानी कि लोगों को ये सुविधाएं मिल जाए, ये मिल जाए। लेकिन आज का समय ऐसा हो गया है कि भला सोचने वाले कम है और नुकसान सोचने वाले ज़्यादा है। वो अपना फायदा देखते हैं कि भाई अपन कैसे अपना डेवलपमेंट कर लें। सरपंच बन गया तो वो यही देखेगा, भाई मेरे को मेरा डेवलपमेंट करना है, मेरा घर अच्छा हो, मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, 2-4 प्लॉट ले लूँ इधर उधर, है ना। तो हाँ, मैं बिल्कुल आज की रियलिटी ऐसे ही सोचते हैं। लेकिन हमें एक ऐसी भावना के साथ चलना चाहिए कि हमारा अगर गांव का सरपंच है ना, तो गांव का नाम होना चाहिए, भाई क्या सरपंच है, मतलब इतना अच्छा गांव का विकास कर रखा है। तभी तो हम देखते हैं कुछ गांव इतने अच्छे डेवलप हो जाते हैं और कुछ हो ही नहीं पाते हैं। ये कॉन्सेप्ट है। कहने का मतलब ये है कि जनप्रतिनिधि लोगों की भावनाओं को समझने वाला होना चाहिए, है ना। अगर भावनाओं को समझने वाला है तो कोई उस गांव में कोई परेशानी नहीं आएगी, उस गांव का अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर जनप्रतिनिधि भी वहाँ जाएगा, अगर सच में लोगों की फिक्र करता है तो वो सबसे पहली मांग ये रखेगा, अगर आदिवासियों को तुम यहाँ से हटा रहे हो तो इनके लिए अलग से व्यवस्था करो। रखेगा नहीं रखेगा। और बाकी ये वाला हुआ तो हटने दो, करते रहेंगे। तो दो तरह के जनप्रतिनिधि होते हैं, एक लोगों की भावना को समझने वाला और दूसरा नहीं समझने वाला। तो समझने वाले जनप्रतिनिधि होते हैं वो आगे जाकर सरकार में उस बात को रखते हैं कि यहाँ के आदिवासियों के लिए प्रॉपर व्यवस्था करो और फिर तुम आराम से डेवलपमेंट करो। इससे तो अच्छी बात है, इनको रोजगार मिल जाएगा। पहली बात तो जनता की तारीफ भी करेगा, क्या बोलेगा, बहुत अच्छी पहल है, अगर यहाँ पे अगर लोहे इसके भंडार हमें मिले, उत्खनन करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक प्रॉब्लम ये आ रही है, इनकी आदिवासियों की प्रॉब्लम दूर करो। निर्णय ले लेगी, है ना। कुछ बोलेंगे नहीं, मतलब पैनल में ऐसे होता है, तुमने देखा होगा टीवी में ऐसी तो चर्चा होती है, कोई पक्ष में बोलता है, कोई विपक्ष में बोलता है। पक्ष और विपक्ष दोनों चीज़ों के बीच टकराव हो, यही तो राजनीति। अब एक मुद्दा आ गया हमारे सामने, क्या आया कि उड़ीसा में खनन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब कुछ पक्ष में बोलेंगे, कुछ विपक्ष में बोलेंगे। अब ये जो आपस में माथाफोड़ी हो रही है, टकरा रहे हैं सारे लोग, ये क्या होता है, राजनीति। यानी कि राज्य का विकास करना, यानी कि राज्य के विकास की योजना, है ना, देश के विकास की योजना, उसी पर तो बातचीत कर रहे हैं वो सारे लोग। आप समझ में आया। यानी कि इस पार्ट का जो नाम है उसको तेरे को मतलब एक्सप्लेनेशन देना आना चाहिए। उसके अलावा अभी हमने जिस मुद्दे पर बात की ये भी तेरे को समझ में आना चाहिए, और संक्षेप में 7-8 लाइन में तेरे को इस मुद्दे को समझाना है कॉपी में। मज़ा आ जाएगा, टीचर खुश हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? बहुत अच्छा। अभी बात करते हैं ना, अभी बहुत सारा है। अब इसी के अंदर दे रखा है, जैसे भारत के विकास का अर्थ आर्थिक समृद्धि और आर्थिक सामाजिक न्याय दोनों ही है। यानी कि भारत का डेवलपमेंट कब होगा, आर्थिक समृद्धि, यानी कि आर्थिक रूप से यदि लोगों को ऊपर उठाएंगे, या उनकी जैसे किसानों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देंगे, जो भी चीज़ वो खरीद के लाते हैं उसकी जो वैल्यू है, जो उसके जो भाव है वो कम करेंगे, और जो किसान बेचते हैं, है ना, बेचने वाले के भाव बढ़ाएंगे, है ना, तो किसानों का अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा। आज ऐसी स्थिति हो गई है कि कुछ नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ हो ही नहीं पा रहे, ओनली जो खेती पर डिपेंड है ना वो बहुत ज़्यादा गरीब बनता जा रहा है। ऐसी कंडीशन है। रियल में तुम देखना, तुम्हारे मम्मी पापा को भी पूछना, अगर सिर्फ वो खेती करे ना तो कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब पूरे एक साल में यानी कि कहने का मतलब ये है कि
खर्चा इतना बढ़ चुका है ना आज के समय में कि किसान माइनस में जा रहा है। फायदे की बात तो दूर की हो गई, माइनस में जा रहा है। और आज की महंगाई को देखते हुए ऐसा हुआ है कि महंगाई कंटिन्यू बढ़ती जा रही है और किसान की जो चीज़ है वो है वही की वही है। योजनाएं तो बहुत सी है लेकिन किसान तक कौन सी पहुंच रही है। कहने का मतलब ये सबसे बेस्ट वे यही है कि जो किसान खरीद रहा है ना उनके भाव धीरे धीरे कम करो कैसे भी, या फिर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आओ जिससे आराम से काम हो जाए और सस्ते में मिल जाए। और जो किसान बेच रहा है ना उसके भाव बढ़ाओ। जब किसान देने जाता है तो उसके भाव डाउन कर दिए जाते हैं, है ना। और जब मांग होती है तब उसके भाव बढ़ा दिए जाते हैं। यही तो दिक्कत होती है। कुल मिला के भाव किसान के हाथ में नहीं है। बाकी किसी दुकान पे अगर तुम जाओगे ना तो वहाँ पे क्या होगा, वो बोलेगा 50 रुपये का है तो 50 देने पड़ेंगे तुम्हें, भले उसने 30 में लिया है 20 में लिया है, लेकिन तुम्हें देने पड़ेगी। किसान एक ऐसा प्राणी है जिसके भाव उसके हाथ में नहीं है, दूसरे मोल करते हैं कैसा है क्या है, एक के दो भाव करते हैं, फिर आधा दे देते हैं तो उनको आधा मिल जाता है। तो अब हम भी देख, आज किसान का स्टूडेंट ही ऐसा चाहता है कि मैं किसान नहीं बनूं, यानी कि किसान के बेटे ऐसा चाहते हैं कि हम किसान नहीं बने, हम मतलब सेवा क्षेत्र में चले जाएं। सेवा क्षेत्र में जैसे टीचर हो गया, है ना, मास्टर, बैंकिंग हो गई, बहुत सी चीज़ें होती है, यानी कि वहाँ चले जाएं। और वहाँ जाकर क्या करें, मतलब तृतीय क्षेत्र में जाना चाहते हैं, सेवा के क्षेत्र में। दूसरे क्षेत्र में तो विनिर्माण होता है, बिजनेस आता है, विनिर्माण पता है ना तुम्हें। सेवा के 3 क्षेत्र होते हैं, इकोनॉमिक्स में आता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आज किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता है। उसका कारण यही है कि समय के साथ इसमें प्रॉफिट बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। और ऐसे अगर प्रॉफिट डाउन रहा तो कोई मतलब नहीं है। भविष्य में देख लो तुम 20-25 साल बाद अगर डेवलपमेंट नहीं हो पाए कृषि के क्षेत्र में तो फिर ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं रहेगी ये चीज़। समझे मेरी बात? तो ये समझाना चाहता हूँ। तो भारत के विकास का अर्थ इन्होंने सबसे पहली बात क्या बताई, आर्थिक समृद्धि। तो आर्थिक समृद्धि में कृषि भी आती है। तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि किसी भी प्रकार से जो किसान है उसका डेवलपमेंट किया जाए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाया जाए। ये जिम्मेदारी, तभी डेवलपमेंट होगा, बाकी पॉसिबल ही नहीं है। और बता रहा हूँ ना। फिर अगला है आर्थिक सामाजिक न्याय। आर्थिक सामाजिक न्याय, सोशली लोगों के साथ न्याय करना चाहिए, है ना। जैसे इक्वलिटी चाहिए सभी में। मतलब ऐसे नहीं कि कोई मतलब धनवान का लड़का है उसको उसके पक्ष में फैसला कर दिया और कोई गरीब है तो उसको पीस दिया और पहले से बड़ा दुखी और उसको दुखी कर दिया। ऐसा न्याय भी नहीं चाहिए, है ना। न्याय में भी इक्वलिटी चाहिए। ऐसे नहीं कि उसने पैसे भर दिए, पैसे दे दिया, आगे पैसे खिला दिए, फिर उसने उसके पक्ष में न्याय दे दिया और सच्चा आदमी है वो परेशान हो गया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दूसरी बात क्या कही है, आर्थिक सामाजिक न्याय, यानी कि एक इक्वलिटी का न्याय लोगों को मिलना चाहिए। ये भारत के डेवलपमेंट का उद्देश्य है, या इस प्रकार डेवलपमेंट बेटर तरीके से किया जाए। मैंने बोला तो अमेरिका मतलब भारत के ऊपर जो डाला था क्योंकि भारत उसके ऊपर निर्भर था। नहीं, वो अगर आएगा तो अपन पढ़ लेंगे, ठीक है। भारत में अपना अब अभी हमने जो मुद्दा देखा था, है ना, उड़ीसा में, उस मुद्दे में सबसे पहले राजनीतिक रूप से अगर कोई फैसला हमें लेना होता है कि वहाँ पे खनन की प्रक्रिया शुरू करो, उत्खनन शुरू करो, तो सबसे पहले विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों से भी अपन को उनका मतलब विचार लेना चाहिए, वो क्या चाहते हैं। उसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं उनकी भी स्वीकृति लेनी चाहिए, उनको समझाना बुझाना चाहिए कि हम आपको अलग प्रकार की सुविधाएं दे देंगे अलग जगह पर और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ऐसी सुविधाएं देकर हम क्या कर सकते हैं, अपना काम निकलवा सकते हैं और उस एरिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? फिर अगला बिंदु है विकास की धारणाएं। किसकी धारणाएं? विकास की धारणाएं। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार की चीज़ें निकल के सामने आती है ना। तो ये विकास की धारणाओं से संबंधित होता है कि कोई क्या सोचता है, कोई क्या सोचता है, और इससे संबंधित कुछ और भी चीज़ें हैं। सामाजिक संरचना, पूंजीवादी उदारवाद का उदय, उसी देशों में आधुनिकीकरण, समृद्धि, भौतिक प्रकृति और वैज्ञानिक पर्यावरण विकास की एक ऐसी धारणा को मानने के कारण हर कोई विभिन्न देशों को विकसित। हाँ, अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी चीज़ की। एक तो है विकसित।
दूसरा है विकासशील और तीसरा है अविकसित। 3 चीजें। क्या क्या बोला मैंने अभी? विकसित, विकासशील और अविकसित। अपना भारत किस कैटेगरी में आता है? विकासशील, बहुत अच्छा। और विकसित जैसे अमेरिका जैसे देश हो गए, ये किस में आएंगे? विकसित देश। और अपना भारत विकासशील, यानी कि विकास की प्रगति पर है, अभी पूरा डेवलपमेंट नहीं हुआ है लेकिन उस दौड़ में चल रहा है अभी। उसके अलावा अविकसित यानी जो कुछ करने नहीं चाहते, और उसके उदाहरण हम अच्छे से जानते हो ना? ठीक है, मन में समझ जाना। फिर कुछ विकास के मॉडल भी होते हैं, है ना? विकास के क्या होते हैं? मॉडल। पहला मॉडल होता है उदारवादी पूंजीवादी। दूसरा होता है पूंजीवादी, उदारवादी और पूंजीवादी। दूसरा होता है नहीं, पहला मॉडल उदारवादी, दूसरा नहीं उदारवादी पूंजीवादी, दूसरा है समाजवादी। तो उदारवादी पूंजीवादी तो मॉडल है और सोवियत संघ और समाजवादी ये वो है। क्या नाम है? तेने सही नहीं बताया। क्या है? मैं गलत नहीं बताऊंगा, मैंने सारी चीजें हाईलाइट कर रखी ग्रीन कलर से। ठीक है, वापस सुन लेना। पहला जो मॉडल है वो है उदारवादी पूंजीवादी। ठीक है, लिख रखा है स्पष्ट, पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था, ये लाइन लिख रखी। पहला उदारवादी पूंजीवादी मॉडल था। आगे सुनना, दूसरा समाजवादी मॉडल था, और इस समाजवादी मॉडल को किसने अपनाया? सोवियत संघ। अच्छा, हाँ, मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा कभी। ठीक है, अपन बिल्कुल सही चीजें पढ़ेंगे, और कभी कभी गलती हो ही जाती तो उसको नेक्स्ट क्लास में इम्प्रूव कर लेंगे। समझ गए कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट है। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? जैसे कृषि का विकास करना, गरीबी को दूर करना, ये सारी चीजें इससे संबंधित होती है। कम दाम में किसानों को बीज देना। अब बात करते हैं नियोजन की। किसकी बात करें? क्योंकि नियोजित विकास वाली राजनीति है। ये तो समझा है कि पूंजीवादी उदारवादी वाला। अरे उनको छोड़ दे, नहीं छोड़े क्यों? उसको डिटेल में नोट्स में और डिटेल में समझा दूंगा। ऐसे थोड़ी है कि आज की लास्ट क्लास फर्स्ट क्लास है ना, तो नो टेंशन। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहो आराम से। फिर बात करते हैं नियोजन की। अब लोगों ने ये बोला कि ये जो काम है, इस काम को हम निजी हाथों में नहीं सौंप सकते। कौन से हाथों में? प्राइवेट कंपनियों को ये काम नहीं दे सकते, यानी कि गवर्नमेंट की इसमें भागीदारी रहेगी, यानी कि गवर्नमेंट मुख्य भूमिका इसमें निभाएगी, यानी किसी किसी तरीके से गवर्नमेंट को इंक्लूड किया जाए। क्योंकि गवर्नमेंट अगर होगी तो क्या होगा? सारी स्थिति कंट्रोल में रहेगी। विकास तो होगा, लेकिन क्या पता कंपनी अपने खुद के फायदे के लिए भी, स्वार्थ के लिए भी लोगों को नुकसान पहुंचा दे, या फिर क्या कुछ भी उल्टे पुल्टे काम हो सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट को इसमें बीच में रखा जाता है। ऐसे ही बात यहाँ पर रखी गई। ठीक है, समझ में आई मेरी बात कि नहीं? अब बात करते हैं योजना आयोग की। पढ़ लेना, क्या जोर आ रहा है? हैं? पढ़ने में क्या दिक्कत है? योजना आयोग। योजना आयोग क्या होता है? एक योजना के तहत मतलब करना, कोई भी काम करना, या योजना के तहत कोई भी कार्य, यानी कि देश का विकास किस तरीके से किया जाए, है ना? बनाना। तो उसके लिए एक पैनल बिठाना कि भाई तुमको क्या करना है, दिमाग लौड़ाना है, बस बैठे बैठे दिमाग चलाओ कि किस प्रकार हम देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो वो अलग अलग हर कुछ मन में आता, लिखते बैठ के, अरे यार इससे कर देता हूँ, इससे कर देता हूँ। हाँ, यही होता है योजना आयोग का काम। हम भी लिखते हैं। तो लिखो ना, ये तो लिखना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, लिख रहे हो तो। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं 1944 में उद्योगपतियों को एक तबका सुन ले। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। ठीक है, इसने एक प्रस्ताव तैयार किया, संयुक्त प्रस्ताव, जिसे नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से चलाया गया, है ना? और इसका नाम रखा बॉम्बे प्लान। क्या रखा? बॉम्बे प्लान। अब ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेशों के क्षेत्र में बड़े कदम था, यानी कि जो उद्योग हैं उनको क्या करें? विकसित करें, डेवलपमेंट करें उनका। यानी कि निजी कंपनियां भी कर रही है तो सरकार उनसे जुड़ जाए और
विकसित करे, या उनको कुछ मदद चाहिए, पैसे वैसे चाहिए तो दे दे। ये इसके अलावा आर्थिक निवेश यानी कि जगह जगह इन्वेस्ट करना जिससे लोगों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं मिले, ये चीज नीति आयोग देखिए। हाँ, नीति आयोग इसका अलग टॉपिक है, पूरा दे रखा है नीति आयोग का। योजना आयोग को बाद में नीति आयोग के नाम से जाना गया, ऐसे ही है ना, तो उसको अपन देखेंगे भाई। अभी बताया जो समझ में आया। अब फिर नियोजित अर्थव्यवस्था अगर हमें रखनी है तो भारत आज़ाद होते ही नियोजित अर्थव्यवस्था रखने के लिए किसका गठन किया गया? योजना आयोग का। और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रधानमंत्री को। यानी कि जो भी प्रधानमंत्री होगा, जवाहरलाल नहीं, जो भी प्रधानमंत्री होगा वो किसका अध्यक्ष होगा? बस आज प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। और वही क्या है? योजना आयोग के अध्यक्ष। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? तीन पेज है, पढ़ ले। तीन क्या, एक और आधा, एक और आधा ये। अब 2 पेज के लिए स्लाइड नहीं छोड़ना चाहता, कोई बात नहीं, सुन ले ध्यान से। अब योजना आयोग से संबंधित इससे तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के बजट को 2 हिस्सों में बांटा। कितने हिस्सों में? 2। पहला था गैर योजना व्यय और दूसरा क्या था? योजना व्यय। यानी कि पहले योजना निर्धारित करते ये योजना है भाई, इस पर तुम्हें इतना व्यय करना है, और दूसरा जो है वो तुम्हें अलग, तुम जितनी सुविधाएं बनाना चाहो उसमें आराम से इंक्लूड करो। और उनको 5 साल दिए जाते। कितने साल? 5 साल। 5 साल में क्या होता? फिर पंचवर्षीय योजना इसी का परिणाम था। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप फॉर्मेट कब जारी किया गया? 1951 में। इसी साल नवंबर में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी कर दिया गया, यानी कि इसका काम भी शुरू कर दिया गया। ठीक है। अब 1956 हाँ बता रहा हूँ, 56 वाला भी है, बता रहा हूँ ना। अब इससे संबंधित बहुत सी बहस भी चली थी ना, और कि ये हो ऐसे, मतलब राजनीति हुई थी इस पे जमकर। फिर 1956 से दूसरी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई। कौन सी? दूसरी। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी ध्यान दिया गया, वो बाद में अभी पंचवर्षीय योजना और सन याद कर ले। नहीं, वो बताऊंगा मैं, टेंशन मत ले लो। मैं एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाला हूँ, तू छोड़ देगी पर मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरे को पता है, क्योंकि जिस प्रकार परसेंटेज बोले ना उस प्रकार से प्रिपरेशन करेंगे अपन। फिर बात करते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कब चली थी? 1961। सही है। फिर बात करते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। 1966 में चलनी थी, लेकिन जो डेवलपमेंट था वो इतना अच्छा नहीं हुआ और कोई फायदा नहीं मिला इतना। ठीक है, क्योंकि उस समय भारत आर्थिक संकट में पड़ गया था। आर्थिक रूप से भारत में मतलब बहुत डाउन मूवमेंट आए थे, और वो आगे अभी अपन देखेंगे। ठीक है, फिर थोड़ी देर के लिए इन्होंने सोचा अब क्या करें, पंचवर्षीय योजना को थोड़ी देर रोक दो, इसको मामला बिगड़ रहा है। समझी मेरी बात? तो ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें विकास की गति बिल्कुल डाउन हो गई? चौथी पंचवर्षीय योजना। कब शुरू होनी थी? 1966 में, है ना। चौथी पंचवर्षीय योजना 66 में। रह जाएगा याद कि नहीं? 51 से शुरू होनी, फिर 5 वर्ष। अब तेरे मन की बात। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956। 51 से 56 पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, और इसका उद्देश्य क्या था? गरीबी से लोगों को आज़ाद करना, यानी कि देश में जो गरीबी है उसको मिटाने का काम था। क्लियर? और यहाँ पर सुनना, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मतलब डेवलपमेंट तो करेंगे, लेकिन उसकी गति जो है वो क्या रखेंगे? धीमी। क्योंकि यदि हम बहुत तेज़ी से अगर आगे बढ़ेंगे तो उससे बहुत से नुकसान हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? नुकसान। यानी कि अलग अलग के नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि अपन सीजन आता है तभी मक्की बोते हैं, अलग सीजन में बोएंगे तो क्या होगा? हैं?
और अपन ऐसे आर्टिफिशियली टेम्परेचर लगाएंगे, विभिन्न प्रकार की दवाई डालेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक ही होगी। तो यानी कि सीजन में मक्की बोए तो वो हमारे लिए अच्छा है। तो बिल्कुल वैसी अर्थव्यवस्था है, यानी कि वो डेवलपमेंट ऐसे ही चाहते थे कि भाई आराम से अपने धीरे धीरे चलो। और प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, इसमें इन्होंने किस पर जोर दिया? कृषि पर। इसके लिए बड़े बड़े बांध बनाए और सिंचाई की व्यवस्था लोगों को उपलब्ध करवाई कि भाई तुम ये बांध है, यहाँ से लोग पानी ले जाएंगे, आराम से सिंचाई करेंगे और इनकी अच्छी अच्छी फसल होगी और कृषि का एक स्तर बढ़ जाएगा। और इसी की देन से भाखड़ा नागल बांध बना, पता है? सबसे बड़ी परियोजना है ये, ठीक है। उसके अलावा भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया। किस पर? भूमि सुधार पर भी जोर दिया गया। समझ में आई कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट मेरे तेरे को थोड़ा थोड़ा समझा दिया है, ठीक है। अब दूसरी पंचवर्षीय योजना, इसमें उद्योग प्रदान भी का वो भी तेज गति से, इसमें औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे एक अर्थशास्त्री थे जिन्होंने हेल्प किया था, उनका नाम था पीसी महालनोबिस, ठीक है। पीसी महालनोबिस, ठीक है। इन्होंने हेल्प की थी, मतलब इस अर्थ यानी कि ये योजना बनाने में, ठीक है, याद रखना। फिर आयात पर शुल्क लगाया। आयात यानी क्या होता है? आयात यानी क्या होता है बता? आयात यानी बाहरी देश पर से लाएंगे। निर्यात यानी अपने देश से बाहर, आयात यानी अपने देश के अंदर आना, जैसे कि सीमा आई। हाँ, उसको नहीं लाना है, अपने खुद ही डेवलप देखो, करना है। सीमा तो हुई आयात, ठीक है, और अंजू हुई निर्यात। एक दो एक है। हाँ, तो ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। सीमा आ रहा है ना, आयात, ये नई ट्रिक बनी है, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है। हाँ, वो निर्यात है। एक आयात है, दूसरा निर्यात ही है, ऐसे याद रख लेगी, कंफ्यूज नहीं होना है। यानी कि अब कोई चाइना वाला है, भारत में मोबाइल बेचना चाहता है कि भाई हमने चाइना का फ़ोन बनाया है, ख़राब चला तो ठीक, नहीं चला तो तुम रद्दी वालों को दे दो, है ना। वजन भी उसका कम होगा, यानी कि वजन के पैसे नहीं मिलेंगे, इतना घटिया कंटेंट मिलता है। तो फिर आयात की यदि हम बात करें, यानी कि चाइना से कोई माल भारत में मंगाना, इस पर भारत सरकार ने लगा दिया टैक्स, ज़्यादा टैक्स लगा दिया हैं, यानी कि सीमा शुल्क लगता है। यानी कि चाइना वाले भारत में कुछ बेचेंगे तो भारत सरकार बीच में रहती है और वो बोलते हैं कि भाई हमें कुछ अमाउंट देना पड़ेगा, और वो सरकार के हाथ में रहता है, बढ़ा भी सकती है घटा भी सकती है, समझे ना। अगर ये कम रहेगा तो चाइना वाले बहुत माल बेच सकेंगे अपने भारत में, और सरकार जैसे बढ़ा देगी और कंपनी सोचेगी वो इतना ये ले रहा है, अपना प्रोडक्शन तो इतना हो ही नहीं रहा है, फिर वो देगा ही नहीं, सोचो चलो रहने दो इसको, ऐसे। तो ये जो आयात निर्यात का जो शुल्क है, ये क्या करता है, मतलब एक कंट्रोलिंग है बस, क्या कितना अपने भारत में बिकना चाहिए, कितना नहीं बिकना चाहिए। अगर आयात शुल्क बढ़ गया तो बाहर की जो भी कंपनियां हैं वो भारत में इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएगी या अपना प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाएगी। तो यहाँ भारत के जो उद्योग हैं वो उद्योगपति क्या करेंगे, डेवलप करेंगे और उनका सामान ज़्यादा चलेगा। समझे मेरी बात? यानी कि यहाँ के उद्योगपतियों का डेवलप करने के लिए या इनके बिजनेस को ऊपर उठाने के लिए भारत ने क्या लगा दिया, शुल्क लगा दिया, आयात शुल्क लगा दिया। समझी मेरी बात? ज़्यादा होता है भारत में। यस, बहुत अच्छा, सही बात है। ये तो चलता रहता है, कभी ज़्यादा कभी कम। नहीं, ज़्यादा है ना, हमारे यहाँ से माल मसाले यहीं से जाते हैं। वो तो पुराने समय में ही जाते थे, अंग्रेज भी लेके जाते थे, ठीक है। ए बेटा रिलैक्स। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसके बारे में क्या जानती है? इसमें मतलब विकसित हुआ, दूसरी से जुड़ी हुई है, ये शहरों में विकसित हुआ ये। यस, शहरों की तरफदारी होती नजर आई इसमें, है ना। तो ये था आज का लेसन, ठीक है। हाँ ठीक है। अब तेरे को लग रहा है इसमें और भी कोई छूट गया है या फिर इसका रिकॉल करना है तो कल कर लेंगे, परसों नोट्स मिल जाएंगे, यानी कि 1-2 तारीख को, 2 तारीख को लेसन ख़त्म, फिर अगला लेसन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक फ्लो में पढ़ेंगे और बहुत सी चीज़ें याद करेंगे। तो लेसन नंबर 1 और 2 के तेरे टेस्ट होंगे, उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेना। यहाँ तक समझ में आया? कोई क्वेश्चन मन में?
ठीक है, बैठ के पढ़ो, अपना काम करो। अब अंकित की बात करते हैं, नहीं, नॉट पॉसिबल, क्लास खत्म होने से पहले नहीं, ठीक है। हाँ, अंकित